नमस्कार, ज्ञानदीप सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हुए हैं, उसकी शुरुआत करेंगे हम लोग। आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, यहाँ पर जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और सेशन का हमारा पहला प्रश्न है। सेशन का पहला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन है अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत मानी जाती है और समतल दर्पण में ध्यान देंगे, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, हमेशा काल्पनिक और सीधा होता है इसका आवर्धन +1 होता है। चलिए तो हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा है, मृग मरीचिका का कारण है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि मृग मरीचिका का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन और अपवर्तन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मरुस्थल क्षेत्रों में मृग मरीचिका जैसी घटना देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत जो है मरुस्थल क्षेत्रों में जलाशय न रहने के बावजूद भी जलाशय होने का आभास होता है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होता है, यानी प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम और प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है, पानी में डाली गई छड़ टेढ़ी दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? यानी पानी में हम लोग छड़ को डालते हैं तो टेढ़ा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जब हम लोग पानी में छड़ को डालते हैं तो वह टेढ़ा दिखाई देता है, या सिक्का को डालते हैं तो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। ये सब घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? नीला, काला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्योंकि वहां पर अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न हम चलते हैं, किस दर्पण में, प्रश्न है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है? ऑप्शन है केवल अवतल, केवल समतल, केवल उत्तल। यहाँ पर प्रश्न है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। सीधा की बात की गई है, तो हमेशा सीधा किस स्थिति में होगा? तो काल्पनिक स्थिति में, काल्पनिक की स्थिति में होगा। तो यहाँ पे होगा या तो समतल या तो उत्तल। इस प्रश्न का होगा या तो समतल या तो उत्तल। अवतल में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उस स्थिति में सीधा होगा।
अवतल में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उस स्थिति में सीधा होगा। लेकिन हम लोग ऑप्शन के अनुसार देखें तो या तो समतल या तो उत्तल में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल में एक परिस्थिति आती है जिसमें काल्पनिक और सीधा बनता है, हमेशा नहीं बनता है। आशा करते हैं कि यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हमारा है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन है जूल, डायोप्टर और वाट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का अन्य मात्रक मीटर इनवर्स को भी माना जाता है। ये लेंस का क्षमता का मात्रक होता है। जूल की बात करें तो जूल कार्य का मात्रक होता है। जूल कार्य का मात्रक होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक, कार्य का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। कार्य का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। वाट जो होता है शक्ति का मात्रक होता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है। पूछा गया है कि प्रकाश की चाल कहाँ न्यूनतम होता है। ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में। लेकिन पूछा गया सबसे कम किस में होगा, तो कांच में। सबसे कम किस में होगा, कांच में। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। पूछा गया है कि कौन सा लेंस है जिसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आशा करते हैं कि प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सर्च लाइट परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल। यानी सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है, तो इसका हो जाएगा अवतल का। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग हजामत के लिए किया जाता है, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि यह हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। चलिए हम चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। प्रिज्म की बात की गई है कि प्रिज्म कितने सतहों से घिरा है। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 5। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है। चलिए हम चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है। इसमें प्रकाश के न्यूनतम तरंगदैर्घ्य की बात की गई है, वेवलेंथ की बात की गई है। 500 नैनोमीटर, 380 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर और 760 नैनोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 380 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, 10 के पावर -9 को नैनोमीटर कहा जाता है। 10 के पावर -9 को नैनोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ऑप्शन है नीला रंग, बैगनी रंग, लाल रंग, पीला रंग।
तो खतरे के संकेत में होता है लाल रंग, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। यहाँ पे समझ गया कि खतरे का संकेत लाल रंग क्यों होता है, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है और प्रकीर्णन सबसे कम होता है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, आंख का व्यवहार होता है अवतल दर्पण की तरह, उत्तल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह। आंख का व्यवहार की बात किया गया है कि आंख का व्यवहार कैसा होता है, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण की तरह। तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा होता है? तेज प्रकाश जो पड़ता है तो पुतली का आकार कैसा होता है? छोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, बराबर होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। यानी तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। यानी जब हम लोग देखते हैं कि जब हमारे आँख पर प्रकाश पड़ता है तो कुछ देर तक हमें दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या है कि पुतली हमारा सिकुड़ कर छोटा हो जाता है। जब पुतली पर तीव्र प्रकाश पड़ता है तो हमारी पुतली सिकुड़ जाता है, जिसके कारण हमें कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, कृत्रिम है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अगला प्रश्न हमारा है, समान नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, यानी रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, इसके बारे में बात की जा रही है। ये आभासी, सीधा, आभासी, उल्टा, वास्तविक, उल्टा। तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हम जानते हैं कि वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना आंख का सबसे भीतरी भाग होता है। रेटिना, रेटिना आंख का सबसे भीतरी भाग होता है, भीतरी भाग होता है, जिस पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क द्वारा इसे सीधा देखने की संवेदना उत्पन्न की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है लाल, हरा, नीला, उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी लाल, हरा और नीला ये सब प्राथमिक वर्ण है। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं RBG, RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ग्रीन। अगला प्रश्न है, आंख में प्रकाश, आंख में प्रकाश करने वाले की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी आकाश आंख में प्रवेश करने वाले। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग प्रॉब्लम हुआ है। आंख में प्रकाश, आंख में प्रकाश करने वाले, प्रकाश प्रवेश करने वाले की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? यानी आंख में जो प्रकाश जाता है, आंख में जो प्रकाश जाता है तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन है परितारिका, पश्चमाभी पेशियां, पुतली और लेंस। तो प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करता है। परितारिका अनेक रंगों का होता है, अनेक रंगों का होता है। अलग अलग व्यक्ति में इसका रंग अलग अलग होता है। और पुतली की बात करें तो पुतली के साइज को ये परितारिका ही नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न हमारा है,
दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन है चलचित्र प्रेक्षण में, फोटोग्राफी में, सूक्ष्मदर्शी में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चलचित्र प्रेक्षण में। चलचित्र प्रेक्षण में दृष्टि निर्बंध का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि निर्बंध का मतलब होता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर एक बटा 10 सेकेंड तक बना रहता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आंख के रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक बना रहता है, जिसे हम लोग दृष्टि निर्बंध के नाम से जानते हैं। तो हम लोग समझ गए कि दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलचित्र प्रेक्षण में। अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कार्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूछा गया है कि कार्निया जब लोग नेत्र दान करते हैं, कार्निया को नेत्र दान में दान दिया जाता है, उसके पीछे की संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन है पुतली, नेत्रपटल, रेटिना, परितारिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा परितारिका। कार्निया के पीछे वाला भाग को हम लोग परितारिका कहते हैं। रेटिना आंख का सबसे भीतरी भाग होता है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दिख रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 cm हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है 40 cm, 30 cm, 20 cm, 10 cm। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20 cm, क्योंकि गोलीय दर्पण में हम जानते हैं R बराबर 2f होता है, R बराबर 2f होता है, और यहाँ पर R का वैल्यू दिया है 40 सेंटीमीटर और 2f। f का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कटेगा, तो f का वैल्यू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, मुख्य रूप से उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल। अगला प्रश्न हमारा है, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा क्या होती है? जो व्यक्ति नेत्रदान करता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि नेत्रदान करने की कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। और नेत्रदान में कार्निया दान दिया जाता है, कार्निया को दान में दिया जाता है, यानी नेत्रदान की कोई उम्र सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा है, स्पेक्ट्रम के किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? यानी स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है लाल, नीला, बैंगनी, हरा। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देंगे, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, दो सदृश आवेश के बीच, दो सदृश आवेश के बीच किस प्रकार का बल लगता है? दो सदृश आवेश है तो उसके बीच कौन सा बल लगेगा? यानी बात की जा रही है कि दो सदृश का मतलब हुआ कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, इसके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन है आकर्षण, प्रतिकर्षण, गुरुत्व, चुंबकीय। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रतिकर्षण। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है, असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। अगला प्रश्न हमारा है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा
यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग यांत्रिक ऊर्जा में खर्च होता है। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है कि गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है, गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। गति ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। 1/2 mv²। जो भी गतिशील वस्तु होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा इस सेशन का, घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है? ऑप्शन है फ्यूज तार से, शॉर्ट सर्किट से, उच्च धारा प्रवाह से, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट से जो है घरों में दुर्घटना होती है। इसको हम शॉर्ट सर्किट को लघु पतन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब गर्म तार और ठंडा तार आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो धारा का मान बढ़ जाता है और प्रतिरोध का मान घट जाता है, जिसके कारण से शॉर्ट सर्किट होता है। फ्यूज हम जानते हैं कि फ्यूज सुरक्षा की दृष्टि से परिपथ में लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत फ्यूज काम करता है। ऑप्शन है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। अच्छा, यहाँ पर दोनों हो गया है। चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। जो विद्युत फ्यूज होता है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है और इसका मुख्य काम होता है सुरक्षा प्रदान करना, परिपथ में सुरक्षा प्रदान करना। ये सुरक्षा की दृष्टि से लगाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है, यानी विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का, तांबा का, चांदी का और प्लेटिनम का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और विद्युत बल्ब में आर्गन गैस होता है। ये आर्गन गैस भरा जाता है, जो एक निष्क्रिय गैस है। आर्गन गैस एक निष्क्रिय गैस है, वही विद्युत बल्ब में भरा जाता है। चांदी की बात करें तो ये विद्युत का अच्छा चालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और प्लेटिनम को हम लोग सफेद सोना कहते हैं। प्लेटिनम को हम लोग सफेद सोना कहते हैं। आशा करते हैं इस सेशन का सभी प्रश्न आपको समझ में आया होगा।